पीडीएफ शेयर कर देता हूँ और उसी को एक्सप्लेन करता जाऊंगा, जिससे कि एकदम शॉर्ट में जल्दी से जल्दी आप पूरे चैप्टर को अच्छे तरीके से खत्म कर पाए, है ना बेटा। सो लेट अस स्टार्ट विद दैट। जस्ट वेट, आई एम ब्रिंगिंग द पीडीएफ। ओके बेटा, तो लेट अस स्टार्ट विद दिस इंट्रोडक्शन टू केमिकल बॉन्डिंग। सबसे पहली बात यह है कि बॉन्ड बनता क्यों है। तो हमको ये बात पता है कि बॉन्ड इसलिए बनता है जिससे कि जो दो एटम होते हैं, इंडिविजुअल एटम जब होते हैं, जब वो कंबाइन होते हैं, तो ऑब्वियसली बॉन्ड फॉर्मेशन के द्वारा ही कंबाइन होते हैं। तो इंडिविजुअल एटम्स की यदि हम एनर्जी ले लें, यदि दो इंडिविजुअल एटम्स आपने मान लिए, ये एटम ए है, ये एटम बी है, इनकी यदि इंडिविजुअल एनर्जीज नापी जाए, तो जब ये आपस में कंबाइन होते हैं और कंबाइन होकर किसी प्रकार का बॉन्ड बनाते हैं, तो जो एनर्जी होती है मॉलिक्यूल की, वो कम आती है एज कंपेयर टू द एनर्जी ऑफ द इंडिविजुअल एटम्स, कंबाइंड एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल एटम्स। ठीक है, तो बॉन्ड इसलिए बनता है जिससे कि एनर्जी अपन जो है डिक्रीज कर पाए। एनर्जी डिक्रीज करना मतलब स्टेबिलिटी की तरफ जाना होता है एक तरीके से, है ना। सो इट इज वेल नोन फैक्ट दैट एक्सेप्ट इनर्ट गैसेस ऑल अदर एटम डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, रादर दे फॉर्म द बॉन्ड, है ना। केमिकल बॉन्ड, most of the molecule exist, most of the element exist as molecule or the cluster of the atoms। ये तो थ्योरी आप पढ़ लेना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब केमिकल बॉन्ड क्या होता है वो बात एक छोटी सी है ना। तो केमिकल बॉन्ड एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन टू एटम्स और मोर देन टू एटम्स, जब दो एटम आपस में जुड़ते हैं किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के दौरान, है ना। तो जब भी दो एटम आपस में मिलते हैं, तो उस दौरान द यूनियन ऑफ टू और मोर एटम इन्वॉल्विंग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अमंग देम, मतलब इलेक्ट्रॉन का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, मोर इफेक्टिवली आयनिक बॉन्ड में होता है, जबकि एक एटम इलेक्ट्रॉन दे देता है और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। कोवलेंट बॉन्ड में थोड़ा शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, सो दैट इज देयर, ठीक है ना। द प्रोसेस अकम्पेड बाय डिक्रीज इन एनर्जी, भाई कोई भी प्रोसेस हो रहा है यदि स्पॉन्टेनियसली, तो उसमें एनर्जी डिक्रीज होगी। हालांकि ये बात कहना गलत है थर्मोडायनेमिकली कि हर प्रोसेस जिसमें एनर्जी डिक्रीज होती है वो स्पॉन्टेनियस होता है, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता है। यदि एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टेबिलिटी क्या हो रही है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है, और यदि स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो इसका मतलब ऑब्वियसली वो कार्य होगा। तो डिक्रीज इन एनर्जी होती है जब केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और डिक्रीज इन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड। जो एनर्जी डिक्रीज होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड के। देयरफॉर मॉलिक्यूल आर मोर स्टेबल देन द एटम, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था। अब अपन आते हैं केमिकल बॉन्ड। दो टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में चार टाइप के हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड। और वीक दो टाइप के हैं, हाइड्रोजन और वैन डर वाल्स फोर्सेस। एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। नाउ कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग टू एक्वायर द मिनिमम एनर्जी, ये होता है कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। पहले भी मैं आपसे बात कर चुका हूं, जब दो एटम आपस में एक दूसरे के पास आते हैं तो दो तरह के फोर्सेस होते हैं, रिपल्सिव फोर्सेस और अट्रैक्टिव फोर्सेस। रिपल्शन होता है दो एटम के इलेक्ट्रॉन्स के बीच और दो एटम के न्यूक्लियस के बीच में, जबकि अट्रैक्शन होता है एक एटम के न्यूक्लियस और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स के बीच, और वाइस वर्सा, मतलब पहले एटम का न्यूक्लियस और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन, या दूसरे एटम का न्यूक्लियस पहले एटम के इलेक्ट्रॉन्स, इनके बीच में अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्टिव फोर्सेस जब तक डोमिनेट करेंगे, जब वो पास आएंगे, तो अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों बढ़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन K(Q1 Q2 by R²) होता है। यदि वो पास आते हैं तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्शन बढ़ेगा, क्योंकि R² के इनवर्स रिलेशनशिप में होता है, और न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच भी रिपल्शन बढ़ेगा, लेकिन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर के शुरुआती रूप में अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा डोमिनेटिंग होते हैं। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेटिंग होने के कारण जो एनर्जी होती है वो सिस्टम की कम होती है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। यहाँ पर जैसे जैसे डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन जो है वो कम होता जा रहा है, ये है डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन वाली लाइन, ये कम होती जा रही है, तो एनर्जी क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज होती जा रही है। फिर एक हद के बाद में क्या होता है, एक हद से ज्यादा जब और कम होगी,
मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी जो डिक्रीज हुई है इस डिस्टेंस पे हुई है, इसको हम बॉन्ड लेंथ भी बोल देते हैं। बॉन्ड लेंथ कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी बॉन्ड लेंथ, ठीक है ना। और इस पे एनर्जी जो है वो मिनिमम है। इसके बाद यदि आप और थोड़े पास आए तो फिर क्या होगा, तो फिर दिक्कत होना चालू हो जाएगी, क्योंकि अब एनर्जी उतनी कम नहीं रह जाएगी जितनी कम पहले थी, एनर्जी बढ़ेगी। लेकिन अभी भी बॉन्ड बना हुआ है, बॉन्ड तब तक बना रहेगा जब तक कि इधर तक नहीं आ जाता है, तब तक एनर्जी डिक्रीज है। लेकिन अब बॉन्ड की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं होगी जितनी ज्यादा पहले थी, ठीक है। अब जिन बच्चों ने अभी 11th में नए नए आए हैं उन्होंने ये ग्राफ फिजिक्स में नहीं पढ़ा होगा, लेकिन जो बच्चे अब 11th पास कर चुके हैं, 12th में आ चुके हो, चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स पढ़ चुके हैं, या जो लीडर अचीवर बैच के बच्चे हैं, उन बच्चों को यदि वो सोचेंगे तो ये वाला डायग्राम आपने एसिमेट्रिकल डायग्राम है, चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। उन्होंने बोला होगा कि जब दो एटम्स पास आते हैं तो जो ग्राफ बनता है वो सिमेट्रिकल ग्राफ नहीं होता है, यदि आप सबको याद आ रहा हो तो इसके सिमेट्रिकल नहीं होने के कारण ही बॉन्ड टूटता है एनर्जी बढ़ाने पर। ये बात वो बच्चे समझ चुके हैं जो कि 11th पास कर चुके हैं। जिन्होंने 11th पास नहीं किया उन्होंने अभी ये ग्राफ पढ़ा नहीं है, मतलब उनके लिए बहुत इनिशियल स्टेज है ये ग्राफ की, अभी भी उनका सिलेबस चालू हुआ है। तो ये ग्राफ आप सेम ग्राफ आगे जाके थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में भी पढ़ने वाले हो, ठीक। चलो खैर, वहां पे वो आपको इसको सुंदर तरीके से समझाएंगे, लेकिन चूंकि ये वन शॉट है इसलिए अभी मैं फिलहाल आपसे इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। इसके अलावा जब बॉन्ड बनता है तो एक टेंडेंसी होती है टू एक्वायर द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, दैट इज एटम ट्राइज टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल, इसको बोलते हैं नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। और जब नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अटेन होती है तो स्टेबिलिटी आ जाती है, ठीक है बेटा। तो उसके लिए एक ऑक्टेट रूल दिया गया है। ऑक्टेट रूल जो है लुईस ने दिया था, हम उसकी आगे चल के बात करने वाले हैं ऑक्टेट रूल की। लेकिन एक कंसेप्ट ये है कि एटम ट्राइज टू अचीव नोबल गैस कॉन्फिगरेशन सो एज टू एक्वायर द स्टेबिलिटी, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, बॉन्डिंग करते हैं। इस दौरान जब वो बॉन्डिंग होती है तो इस दौरान अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया जाता है या किसी से इलेक्ट्रॉन ले लिया जाता है, और इलेक्ट्रॉन देते दौरान और इलेक्ट्रॉन लेते दौरान हम नोबल गैस कॉन्फिगरेशन एक्वायर करने की कोशिश करते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, चीजें एग्जांपल से ज्यादा समझ में आती है। जैसे तुमने NaCl ले लिया, अब NaCl में Na ने अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली इसको दे दिया, तो इसके टकलू पे नेगेटिव चार्ज, इसके टकलू पे पॉजिटिव चार्ज। अब यदि आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखोगे तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 हो जाएगा, जो कि नोबल गैस कॉन्फिगरेशन है। और क्लोराइड का भी सोडियम प्लस का था वो कॉन्फिगरेशन, और क्लोराइड का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 हो जाएगा, जो कि अगेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन है। तो ऑक्टेट ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करता है एटम जब वो इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान या फिर शेयरिंग करता है। When it shares the electron tries to complete its octet and by this it gains the stability, ठीक है बेटा। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो हम आते हैं ऑक्टेट रूल पे। ऑक्टेट रूल क्या होता है, तो आपको पता है ऑक्टेट रूल का मतलब होता है एवरी एटम ट्राइज टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल और ट्राइज टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ऑक्टेट मतलब 8 होता है, हीलियम और लिथियम को छोड़ करके जो अपने डुप्लेट को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जब 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं मतलब नोबल गैस कॉन्फिगरेशन एक्वायर हो जाती है, ठीक है ना। अब इसके लिए एक्सेप्शंस टू ऑक्टेट रूल बहुत सारे, जैसे कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट मॉलिक्यूल बहुत सारे होते हैं, BF3 AlCl3 BCl3 हाइड्राइड्स ऑफ 3 है, ये सब जो होते हैं ऑक्टेट इनकम्प्लीट मॉलिक्यूल होते हैं, लेकिन ये सब स्टेबिलिटी से पाए जाते हैं। सो दिस इज अ एक्सेप्शन टू ऑक्टेट रूल, क्योंकि लुईस ऑक्टेट रूल तो ये बोलता है कि एटम ट्राइज टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल और नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, तभी उसकी स्टेबिलिटी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप BF3 का एग्जाम्पल लेंगे तो शेयर करने के बाद उसके आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन बचेगा, ये रहा BF3, करेक्ट है। अब शेयरिंग करने के बाद इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो चूंकि शेयरिंग करने के बाद इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियसली जो है ये नहीं मिलना चाहिए लुईस ऑक्टेट रूल के हिसाब से, पर ये तो स्टेबल फॉर्म में मिलता है। तो द थिंग इज दैट इट ब्रेक्स द लुईस ऑक्टेट रूल। ऐसे और भी कई एग्जाम्पल हो सकते हैं जहां पर कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं। इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल है जो कि है AlF3। जैसे AlCl3 लुईस ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है, लेकिन AlF3 करता है।
जैसे कि एल्युमिनियम मेनली आयनिक होता है, यहाँ पर एल्युमिनियम फ्लोराइड, तो मेनली आयनिक होने के कारण एल्युमिनियम जो फ्लोराइड होता है वो Al+3 और फ्लोराइड के रूप में एग्जिस्ट करता है। Al+3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 होता है, तो वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गया। फ्लोराइड का भी सेम होता है, तो वो भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो AlF3 इज नॉट ए एक्सेप्शन टू लुईस ऑक्टेट रूल, ठीक है बेटा। इसी प्रकार यदि AlCl3 को पानी में डाल दो तो भी वो कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है, तो उस समय भी हम ये नहीं बोलेंगे कि पानी में डालने के बाद में वो लुईस ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि वहां पर एल्युमिनियम+3 और क्लोराइड 3 नेगेटिव एग्जिस्ट करेगा, सॉरी क्लोराइड नेगेटिव एग्जिस्ट करेगा, और दोनों ही ऑक्टेट रूल को फिर फॉलो करेंगे। लेकिन यदि कोई सिर्फ AlCl3 दे दे और बोले क्या ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है, तो आपको बोलना है कि नहीं करता है। इसको और कॉम्प्लेक्स हम पढ़ेंगे जब चैप्टर हम पी ब्लॉक और एस ब्लॉक पढ़ेंगे, जहां पर कि हम बनाना बॉन्डिंग, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वगैरह वगैरह पढ़ेंगे, तो इसके बारे में और भी बातें अभी आएंगी, ठीक है बेटा। लुईस ऑक्टेट रूल के ही एक्सेप्शन में आता है वो मॉलिक्यूल जो सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल वाले होते हैं, जिनमें कि हाइपरवेलेंट होते हैं, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे PCl5, SF6, IF7। PCl5 में 5 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, 5 पहले से थे तो 10 हो गए आउटर शेल में, SF6 में 12 हो गए, IF7 में 14 हो गए, और ये सब स्टेबल रूप में पाए गए हैं। इसी प्रकार बेटा सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले मॉलिक्यूल होते हैं। सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है जिनके आउटर शेल में 18 इलेक्ट्रॉन हो, तो उनका आउटर मोस्ट शेल पूरा भरा हुआ है, लेकिन वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। पूरा भरा हुआ है लेकिन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। इस प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन को हम सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। इस टाइप के मॉलिक्यूल्स भी, इस टाइप के कंपाउंड जिनमें सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, वो स्टेबल पाए गए हैं, तो ऑब्वियसली दिस इज आल्सो एक्सेप्शन टू लुईस ऑक्टेट रूल। इसके अलावा ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स, जहां पर की इलेक्ट्रॉन की संख्या आउटर शेल में 7, 11 इस टाइप की है, जैसे कि आप NO ले लिया आपने, है ना, तो NO यदि आपने लिया तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 5। 2 इसने ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लिए, 3 ही ये बचे, तो इसका मतलब अब इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये स्टेबल मिल रहा है हमको, तो चूंकि ये स्टेबल मिल रहा है तो इट इज अगेन एक्सेप्शन टू लुईस ऑक्टेट रूल। तो ये था बेटा लुईस ऑक्टेट रूल के कुछ एक्सेप्शंस, इन शॉर्ट मैंने आपको बताए, है ना। उसके और भी एग्जाम्पल दिए हैं, NO2 हो गया, ClO2 हो गया, वो भी इसके एग्जाम्पल्स में आ सकता है। एग्जाम्पल आपने कभी भी लिया, मान लो आपने ClO2 ले लिया, तो Cl हो गया, O2 हो गया, करेक्ट है। 7 में से 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में चले गए, ये 11 इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पर, क्योंकि 2 बॉन्ड मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे टोटल 4 बॉन्ड है मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, और 3 उसके टकले पे चमक रहे हैं, तो 11 इलेक्ट्रॉन हो गए उसके पास में। आई सपोज दैट इज अंडरस्टैंडेबल टू यू ऑल गाइस। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब हम आते हैं बेटा आयनिक बॉन्ड पे या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड पे। आयनिक बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है एक एटम से दूसरे एटम को। इसमें 2 टाइप के एटम होते हैं, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होता है जिसको अपन डोनर एटम बोलते हैं, और एक रिलेटिवली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है जिसको हम एक्सेप्टर एटम बोलते हैं। डोनर एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। डोनर की विशेषता ये होनी चाहिए, उसकी खूबी, उसकी प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि डोनर का में इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता ज्यादा हो और एक्सेप्टर में इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा हो। इसके लिए डोनर का IP कम होना चाहिए, डोनर का साइज बड़ा होना चाहिए, एक्सेप्टर का IP, एक्सेप्टर का इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ज्यादा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होना चाहिए, और साइज छोटा होना चाहिए, ठीक है बेटा। तो ये कुछ कंडीशंस थी। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या आयनिक कंपाउंड, उसके लिए 2 चीजें आप ले लें, कैटायन और एनायन, उनके ऊपर चार्ज ले लें, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, फार्मूला आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास मान लो मैग्नीशियम फॉस्फेट बनाना है, तो मैग्नीशियम के गंजे पे 2 पॉजिटिव चार्ज, फॉस्फेट के गंजे पे 3 नेगेटिव चार्ज, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, Mg3PO4 होल थ्राइस हो जाएगा, और ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। जैसे कि मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाना है, इधर एन लिया, गंजे पे 3 नेगेटिव चार्ज मारा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इधर 3 आएगा और इधर 2 आएगा, फॉर्मूला हो जाएगा Mg3N2। तो दिस इज हाउ यू फाइंड द फॉर्मूला फॉर ए आयनिक कंपाउंड, ठीक है बेटा। नाउ कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड पहले ही बता चुका हूँ, IP के बारे में, इलेक्ट्रोनेगेटिव के बारे में, सिंपल सिंपल बातें, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। तो कुल मिलाकर की बात ये हुई कि IP ऑफ डोनर कम होना चाहिए,
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एक्सेप्टर ज्यादा होना चाहिए, साइज डोनर का बड़ा होना चाहिए, साइज एक्सेप्टर का छोटा होना चाहिए, और इलेक्ट्रोनेगेटिव भी ज्यादा होनी चाहिए एक्सेप्टर की। इसके अलावा एक टर्म होता है लेटाइस एनर्जी। यदि आयनिक कंपाउंड बनते दौरान लेटाइस एनर्जी बहुत सारी है, मतलब वो एनर्जी जो रिलीज हुई जब 1 मोल आयनिक कंपाउंड अपने कैटाइन से बना, इसको बोलते हैं लेटाइस एनर्जी। या 1 मोल आयनिक कंपाउंड को तोड़ने में जो एनर्जी आपको देनी पड़ी इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूट आयंस, उसको बोलते हैं लेटाइस एनर्जी। जितनी ज्यादा लेटाइस एनर्जी होगी उतना ज्यादा स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक कंपाउंड होगा या स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड होगा। ठीक है बेटा, लेटाइस एनर्जी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? चार्ज पे और साइज पे। यदि चार्ज ज्यादा है तो लेटाइस एनर्जी ज्यादा होगी, साइज कम है तो लेटाइस एनर्जी ज्यादा होगी। लेटाइस एनर्जी एक्चुअली है क्या? लेटाइस एनर्जी वो एनर्जी जो आपको देनी पड़ रही है किसी क्रिस्टल लेटाइस स्ट्रक्चर को, यदि आप उस स्ट्रक्चर को तोड़ना चाह रहे हो उसके कॉन्स्टिट्यूट आयंस में। अब आप खुद सोचो, यदि मान लो चार्ज ज्यादा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, Q1Q2/r², तो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। और यदि साइज छोटा होगा तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस छोटी होगी, तो K/Q1Q2/r², r के इनवर्स रिलेशनशिप में है, तो इसके हिसाब से मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज्यादा होगा और साइज छोटा होगा तो लेटाइस एनर्जी ज्यादा होगी। जितनी ज्यादा लेटाइस एनर्जी होगी आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। ये क्वेश्चन आता है विच आयनिक कंपाउंड इज मोर स्टेबल, तो आपको ये देखना है कि किसका चार्ज ज्यादा है और साइज छोटा है। जो आपको दिख जाएगा उस पर आपको निशान लगा देना। हालांकि फजन्स रूल होने के कारण कई बार यहाँ पे गड़बड़ भी हो सकती है, वो आप आगे चल के 1-2 एग्जाम्पल में आपको बता दूंगा। लेकिन आप सोचो कोई ऐसा रूल पता लग जाए जिससे कि हर एक केस में आप बता पाओ, ऐसा कोई रूल होता नहीं है। एक जनरल रूल ये है कि लेटाइस एनर्जी चार्ज ज्यादा तो लेटाइस एनर्जी ज्यादा, साइज छोटा तो लेटाइस एनर्जी ज्यादा। ये जनरल रूल है, ठीक है। ये जरूरी नहीं हर जगह ये एप्लीकेबल हो। खैर, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। पहली बात, आयनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खूब स्ट्रांग होते हैं, तो सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं, ब्रिटेल होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं। ठीक है बेटा। इसके अलावा आइसोमॉर्फस होते हैं। आइसोमॉर्फस का मतलब होता है कि आप जो है दो आयनिक कंपाउंड जो आपस में आइसोमॉर्फस हो, आइसो मतलब सेम और मॉर्फा मतलब रूप, जो कि आइसोमॉर्फस हो, तो उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? एक ये छोटा सा दिया, इसके अलावा भी मैं आपको बताता हूं। वो बोलते हैं कि कैटाइन और एनाइन की संख्या बराबर होनी चाहिए दो आइसोमॉर्फस कंपाउंड में, एक बात। दूसरी बात, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होना चाहिए, ये एक बात हो गई। ज्यादा जर्नल में आपको समझाता हूं। आइसोमॉर्फस कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिनमें की टोटल चार्ज ऑन कैटाइन सेम हो, टोटल चार्ज ऑन एनाइन सेम हो, जिनमें टोटल नंबर ऑफ आयंस सेम हो और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सेम हो। जैसे FeSO4 में Fe के टकले पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, सल्फेट के टकले पे 2 नेगेटिव चार्ज है और 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। इसी प्रकार मैग्नीशियम सल्फेट में मैग्नीशियम के टकले पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, सल्फेट के टकले पे 2 नेगेटिव चार्ज है और 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। तो ये आपस में एक दूसरे के आइसोमॉर्फस होंगे क्योंकि कैटाइन की संख्या सेम, एनाइन की संख्या सेम और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी सेम, और चार्जेस ऑन कैटाइन एंड एनाइन इज आल्सो सेम। नाउ जबकि ZnSO4.7H2 यदि आप देखो तो ये भी जो है आइसोमॉर्फस होना चाहिए, लेकिन ZnSO4.7H2O कॉपर सल्फेट .5H2O के साथ आइसोमॉर्फस नहीं होगा क्योंकि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अलग अलग हैगा। आइसोमॉर्फस का मतलब होता है जिनका रूप एक जैसा हो और जो एक दूसरे के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एक दूसरे को रिप्लेस कर पाए। जिनके रूप एक जैसे होते हैं वो एक दूसरे को रिप्लेस कर लेते हैं नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी। तो आइसोमॉर्फस का मतलब ये है कि वो कंपाउंड जिनका मॉर्फा एक जैसा है, जिनका रूप एक जैसा है। अब रूप एक जैसा कैसे देखें केमिस्ट्री में? नॉर्मल लाइफ में तो शीशे में देख लेंगे एक जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। केमिस्ट्री में चार्ज देखो, नंबर ऑफ आयंस देखो, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन देखो। यदि ये तीनों चीजें सेम है तो मान लेना कि हाँ ये आपस में एक दूसरे के आइसोमॉर्फस हैंगे। क्लियर हैंगी बात? क्लियर हैंगे। आगे बढ़ते हैंगे। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड के ज्यादा होते हैं। कंडक्टिविटी सॉलिड फॉर्म में बहुत कम होती है। यदि मैं आपको किसी पहाड़ पे बिठा दूं जो कि NaCl का बना हुआ है, यदि वहां पे करंट पास किया जाए तो आपको दूसरी तरफ करंट नहीं लगेगा क्योंकि आयंस फ्री नहीं है।
चार्ज को कंडक्ट करने के लिए, इसलिए सॉलिड स्टेट में कंडक्टिविटी बहुत ही पुअर होती है, फ्यूज स्टेट मतलब पिघली हुई स्टेट में थोड़ी बढ़ जाती है, एक्वस सोल्यूशन में खूब अच्छी होती है। हम लोगों ने ऑलरेडी फिल्म एक देखी थी जिसका नाम था 3 इडियट, उसमें हमने देखा था सॉल्ट वाटर इज एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बेटा, यूरिन जो होता है उसमें सॉल्ट मिले होते हैं, इसलिए यूरिन इज एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। खैर वो जो भी था दृश्य, वो दृश्य बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था, सामाजिक रूप से ऐसे दृश्य पिक्चरों में नहीं होने चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं। नाउ आयनिक रिएक्शन, आयनिक रिएक्शन आर वेरी फास्ट टू अकर। क्योंकि आयनिक रिएक्शन आर वेरी फास्ट टू अकर जब कोई इस बात को बोलता है तो ये मान के चलते हैं कि कंपाउंड आयंस में टूटा हुआ है पहले से, अब रिएक्शन होने जा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है वो रिएक्शन काफी ज्यादा फास्ट हो जाएगी। अब आया फैक्टर सॉल्युबिलिटी। तो आयनिक कंपाउंड की जो सॉल्युबिलिटी होती है बच्चों, दो फैक्टर पर डिपेंड करती है। पहला चीज होता है उसके अंदर लेटाइस एनर्जी, और दूसरी चीज होती है हाइड्रेशन एनर्जी। यदि लेटाइस एनर्जी ज्यादा है तो वो चीज को खूब जबरदस्त तरीके से पकड़ के रखेगा, सॉल्युबिलिटी लो हो जाएगी। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है? लेटाइस एनर्जी ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अच्छा, लेटाइस एनर्जी दो चीजों पे निर्भर करती है, चार्ज और साइज पे। चार्ज ज्यादा, लेटाइस एनर्जी ज्यादा, साइज छोटा, लेटाइस एनर्जी ज्यादा। इसका मतलब यदि लेटाइस एनर्जी ज्यादा हुई तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। परंतु एक और फैक्टर है जो सॉल्युबिलिटी को निर्धारित करता है, वो है हाइड्रेशन एनर्जी। अब हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है? जब आपने NaCl को पानी में ढोला तो क्या हुआ? वो Na प्लस और Cl नेगेटिव में टूट जाएगा, क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स आके उसको अपनी ओर खींचने लग जाएंगे अपोजिट एंड से। अब ये अपोजिट एंड का क्या मतलब है? जैसे सोडियम प्लस है, उसको O नेगेटिव वाला पार्ट पानी का अपनी ओर खींच रहा है, जैसे क्लोराइड है उसको H वाला पार्ट अपनी ओर खींच रहा है। इस तरीके से वो इसको अपनी ओर खींचते हैं और खींच करके ये बॉन्ड तोड़वा देते हैं। ना सिर्फ खींच के बॉन्ड तोड़वा देते हैं, बल्कि इसके बाद वाटर चारों तरफ से दसों दिशाओं से सोडियम प्लस को घेर लेगा, और वाटर क्लोराइड को घेर लेगा, क्लोराइड को H+ वाली साइड से घेरेगा, और सोडियम प्लस को O नेगेटिव वाली साइड से घेरेगा। इनके बीच में नॉन वैलेंस बॉन्ड बन जाएंगे। नॉन वैलेंस बॉन्ड का मतलब ऐसे बॉन्ड जिनमें इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान नहीं हुआ है, एक्सचेंज नहीं हुआ है, नॉन वैलेंस टाइप ऑफ बॉन्ड बन जाएंगे। इसमें खूब सारी एनर्जी रिलीज होगी। अब यदि एनर्जी रिलीज हो रही है तो ये अच्छी बात है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। अब बेटा हाइड्रेशन एनर्जी भी दो फैक्टर पे डिपेंड करती है, चार्ज पे और साइज पे। हाइड्रेशन एनर्जी चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। आइला फंस गए। जो चीज मोहब्बत बढ़ा रही है वही चीज नफरत भी बढ़ा रही है। मतलब चार्ज बढ़ेगा तो लेटाइस एनर्जी बढ़ेगी, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, लेकिन चार्ज बढ़ेगा तो हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ेगी, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। तो अब साइज को देखो, साइज छोटा होगा तो हाइड्रेशन भी बढ़ेगी, लेटाइस भी बढ़ेगी। अब ये तो कचरे हो गए। मतलब यदि हम डाउन द ग्रुप जाएं तो डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ता है, साइज के बढ़ने पे हाइड्रेशन एनर्जी भी कम होगी और लेटाइस एनर्जी भी कम होगी, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी घटेगी हमको कैसे पता? हाइड्रेशन एनर्जी आप मान लो मोहब्बत है, तो लेटाइस एनर्जी मान लो आप नफरत है, या आप उल्टा भी मान सकते हो। ओरिजिनल मॉलिक्यूल में, ओरिजिनल जो आयनिक कंपाउंड था उसमें मोहब्बत थी लेटाइस एनर्जी, और दूसरे के प्रति जो मोहब्बत थी वो थी हाइड्रेशन एनर्जी। नई मोहब्बत जो थी वो थी हाइड्रेशन एनर्जी, पुरानी मोहब्बत जो थी वो थी लेटाइस एनर्जी। अब नीचे जाने पर जो मोहब्बत ज्यादा तेजी से गिरेगी वो डिसाइड करेगी कि सॉल्युबिलिटी बढ़ी या सॉल्युबिलिटी घटी। मान लो नीचे जाने पर पुरानी मोहब्बत तेजी से गिर गई तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि नया समाज जिसमें अब आप आए हो, जिसे आप पानी कह रहे हो, NaCl जो नए समाज में आया है उसमें आपको ज्यादा अट्रैक्शन महसूस हो रहा है, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा हो रही है, मतलब नई मोहब्बत ज्यादा है। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि डाउन द ग्रुप जाने पर यदि लेटाइस एनर्जी जो कि पुरानी मोहब्बत है यदि तेजी से कम हो बनस्पत हाइड्रेशन एनर्जी जो कि नई मोहब्बत है, तो बेटा सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन यदि इसका वाइस वर्सा हुआ तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। ठीक है, मैं सम अप कर देता हूं। डाउन द ग्रुप जाने पर यदि लेटाइस एनर्जी ज्यादा तेजी से गिरी तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। डाउन द ग्रुप जाने पर यदि हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा तेजी से गिरी तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। क्लियर है बेटा इतनी बात? हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा तेजी से गिरी तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, लेटाइस एनर्जी ज्यादा तेजी से गिरी तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। आई होप सो मैंने कुछ गड़बड़ ना कर दी हो इतने सारे शब्द बोलने में। मैं एक बार और समअप कर देता हूं फाइनली कि बेटा डाउन द ग्रुप गए, यदि लेटाइस एनर्जी ज्यादा तेजी से गिरी, मतलब पुरानी मोहब्बत ज्यादा तेजी से गिरी,
तो नए समाज में सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। पहला सेंटेंस खत्म। दूसरा सेंटेंस, डाउन द ग्रुप जाने पर नई मोहब्बत दैट इज हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा तेजी से गिरी तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। क्लियर है बेटा इतनी बात? अब इसको 2-4 बार सुन लेना, आपको याद हो जाएगा। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग हाइड्रेशन एनर्जी मैं आपको बता ही चुका हूं। आगे बढ़ते हैं। अब एक बात समझना कि एक हाइड्रेशन एनर्जी का एप्लीकेशन है जिसमें कंडक्टिविटी ऑफ द एक्वस मीडियम आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि वो पूछता है कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा होती है एक्वस मीडियम में, लिथियम प्लस की, सीजियम प्लस की। एक्चुअली लिथियम प्लस में चार्ज ज्यादा, चार्ज तो सेम है लिथियम और सीजियम में, लेकिन साइज छोटा है लिथियम प्लस का, इसकी हाइड्रेशन लिथियम प्लस का ज्यादा होता है। तो हाइड्रेटेड जो एनाइन होता है वो लिथियम प्लस हाइड्रेटेड ज्यादा बड़ा होता है साइज में। अब बड़ी चीज जब मीडियम में आगे बढ़ती है तो रेजिस्टेंस ज्यादा आता है, तो इसलिए जो है लिथियम प्लस की कंडक्टिविटी कम होती है, सीजियम प्लस की ज्यादा होती है। यदि कोई पूछे लिथियम प्लस हाइड्रेटेड का साइज बड़ा है या सीजियम प्लस हाइड्रेटेड का साइज बड़ा है, तो आपको बोलना है लिथियम प्लस हाइड्रेटेड साइज का हाइड्रेटेड का साइज बड़ा होता है, सीजियम प्लस हाइड्रेटेड का साइज 1A वालों में सबसे छोटा होता है। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। एक होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बेटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब होता है इट इज द एबिलिटी ऑफ अ सॉल्वेंट टू न्यूट्रलाइज चार्जेस प्रेजेंट ऑन द आयंस। जब भी सॉल्युबिलिटी होगी, चार्जेस अलग अलग होंगे, तो उनमें रिकंबाइन होने की टेंडेंसी होगी। एक हीरो एक हीरोइन को आपने अलग कर दिया, अब वो वापस से आपस में मिलना चाहते हैं, लेकिन यदि आप उनकी मोहब्बत को ही एंड कर दो तो वो आपस में कैसे मिलेंगे? मतलब सॉल्वेंट मतलब मीडियम यदि चार्जेस ऑफ कैटायन और एनायन को गायब करवा दे बेटा, तो फिर वापस से मिलने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो मोर द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मोर द एबिलिटी ऑफ अ सॉल्वेंट टू न्यूट्रलाइज चार्जेस प्रेजेंट ऑन द आयंस, मोर इज द सॉल्युबिलिटी। करेक्ट है। अब फिजिक्स में चलते हैं। फिजिक्स में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को क्या बोलते हैं बेटा? वो कहते हैं इट इज द एबिलिटी ऑफ अ सॉल्वेंट टू डिक्रीज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू आयंस। वो बताते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कूलम्बियम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के Q1 Q2 by R स्क्वायर होता है, जहां पर कि K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। वो कहते हैं कि वाटर के अंदर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 81 टाइम्स बढ़ जाती है, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू वहां 81 होती है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये डिनोमिनेटर में जा रहा है, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 81 टाइम हो जाएगी, तो इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 81 टाइम कम हो जाएगा। कुछ भी हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यदि कम हुआ, चाहे वो किसी भी कारण से हो, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। तो वो सॉल्वेंट जिनके डायरेक्टली कांस्टेंट ज्यादा होते हैं, उनमें सॉल्युबिलिटी आयनिक कंपाउंड्स की अधिक होती है। ठीक बेटा, अब मैं आपको कुछ बात बताता हूं आयनिक कंपाउंड के बारे में, आप लोग याद रखना। देखो बेटा, जो लार्ज साइज एनाइन होते हैं, लार्ज साइज एनाइन के नाम आप देख सकते हो, जैसे कि बाइकार्बोनेट, जैसे कि कार्बोनेट, जैसे कि क्लोराइड, जैसे कि ब्रोमाइड, जैसे कि आयोडाइड, जैसे कि सल्फेट, जैसे कि ऑक्सलेट, डाइक्रोमेट, क्रोमेट, ये सब लार्ज साइज एनाइन है। लार्ज साइज एनाइंस के लिए सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप कम होती है, क्योंकि लार्ज साइज एनाइन की लेटाइस एनर्जी में फर्क डाउन द ग्रुप जाने पर बहुत ज्यादा नहीं आता है। मतलब पुराना प्यार तो बना रहता है, वो उतनी तेजी से कम नहीं होता है, पर नया प्यार तेजी से कम होता है, मतलब हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा तेजी से गिरती है। इसके कारण सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। सॉल्युबिलिटी बढ़ाने वाला फैक्टर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा तेजी से कम हुआ, जबकि सॉल्युबिलिटी गिराने वाला फैक्टर कम तेजी से कम हुआ, तो इसका मतलब सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। लार्ज साइज एनाइंस में ऐसा ही होता है। जैसे कि 2A के सल्फेट की सॉल्युबिलिटी देख लो, बेरिलियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, स्ट्रोंशियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट में सबसे कम सॉल्युबल बेरियम सल्फेट होता है। इनफैक्ट बेरिलियम और मैग्नीशियम सल्फेट आर soluble in water. Calcium sulfate is also soluble in water, but strontium and barium sulfate are insoluble in water. करेक्ट है बेटा। अब इसके एक्सेप्शंस बताता हूं। अच्छा, और जो छोटे साइज के एनाइन होते हैं जैसे कि फ्लोराइड, ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड, इनमें सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है। तो लार्ज साइज एनाइन वाले सॉल्ट्स में सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होती है? कम होती है। स्मॉल साइज वाले एनाइंस में, एनाइन वाले सॉल्ट में सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होती है? बढ़ती है। अब इसके एक्सेप्शन है, 1A में तो लपक के एक्सेप्शन है। 1A में बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, सल्फेट, तीनों एक्सेप्शन होते हैं। मतलब डाउन द ग्रुप बढ़ने की जगह डाउन द ग्रुप कम हो जाती है। ठीक है, तो इट इज अ एक्सेप्शन। उसके बाद में 2A में एक्सेप्शन ऑक्सलेट होता है, लेकिन बेरिलियम ऑक्सलेट फिर भी नंबर 1 पे होता है। एक्सेप्शन है, इसका मतलब डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी बढ़ी होगी।
तो लेकिन बेरिलियम ऑक्सलेट एक्सेप्शन नहीं है, वो फिर भी नंबर 1 है। तो 2A में ऑर्डर होगा बेरिलियम ऑक्सलेट मोर देन बेरियम ऑक्सलेट, मोर देन स्ट्रोंशियम ऑक्सलेट, मोर देन कैल्शियम, मोर देन मैग्नीशियम ऑक्सलेट। नॉर्मली क्या होना चाहिए था, डाउन द ग्रुप बढ़नी, डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी कम होनी चाहिए थी। एक्सेप्शन है तो डाउन द ग्रुप क्या हो गई, बढ़ गई। एक्सेप्शन कौन से हैं, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट 1A में और ऑक्सलेट 2A में। बेरिलियम ऑक्सलेट इज नॉट एक्सेप्शन, करेक्ट है बेटा। इसके अलावा यदि देखें हम क्लोराइड्स ऑफ 1A में 15 4 23 ऑर्डर होता है। 15 4 23 का मतलब ये हुआ लिथियम क्लोराइड मोर सॉल्युबल देन सीजियम क्लोराइड, मोर देन रुबिडियम क्लोराइड, मोर देन सोडियम क्लोराइड, मोर देन पोटेशियम क्लोराइड। ये एक नंबर का मतलब लिथियम, 5 नंबर का मतलब सीजियम, 4 का मतलब रोडियम, 2 का मतलब पोटेशियम और 3 का मतलब सोडियम हैंगा। सबको बात समझ में आ गई हैंगी, ठीक है। आयोडाइड में भी होता है बेटा एक्सेप्शन थोड़ा सा, वहां पे होता है नाली की रब से फरियाद, नाली की रब से फरियाद। तो NaI मोर देन LiI मोर देन KI मोर देन RBI मोर देन CSI, ठीक है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, छोटे साइज वाले में मैंने क्या बोला था, डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी, लेकिन BeF2 की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लास्ट वन दैट इज BeF2, as compared to SrF2, as compared to KF2, as compared to MgF2. I suppose you understand this. तो यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है, यहाँ पर एक्सेप्शन है बेरिलियम फ्लोराइड, बाकी कोई एक्सेप्शन नहीं है, बाकी सब तो ठीक है। डाउन द ग्रुप बढ़नी चाहिए थी, बढ़ी है, लेकिन बेरिलियम फ्लोराइड फिर भी सबसे ज्यादा सॉल्युबल है। इसका रीजन यदि कोई पूछ ले तो बोल देना लेटाइस एनर्जी फजन सूल के कारण ज्यादा तेजी से गिरी, इसके कारण ऐसा हुआ हैंगा, ठीक हैंगा बेटा। तो ये मैंने आपको मोस्ट ऑफ दी एक्सेप्शंस बता दिए हैं और सॉल्युबिलिटी के ऑर्डर्स भी बता दिए हैं। एक बार बोल देता हूं, वापस से याद रखना, लार्ज साइज एनाइन वाले सॉल्ट्स में सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप कम होगी। बेरियम सल्फेट इज एब्सोल्युटली इनसॉल्युबल इनसाइड वाटर, ठीक है। परंतु इसके एक्सेप्शन है, 1A में बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट और सल्फेट, 2A में ऑक्सलेट, लेकिन बेरिलियम ऑक्सलेट एक्सेप्शन नहीं है। छोटे साइज के एनाइन में बेरिलियम फ्लोराइड एक्सेप्शन होता है। उसके अलावा 15 4 23 मैंने आपको क्लोराइड्स में बताया और नाली की रब से फरियाद 1A के आयोडाइड्स में बताया। इतने याद कर लो, काफी हैं और आना नहीं चाहिए एग्जाम में एज सच, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे की ज्ञान प्राप्त करते हैं। ओके बेटा, आगे बढ़े तो हमारे पास पोलराइजेशन और पोलराइजेशन फिनोमेना आ जाएगा, जिसके अंदर दो चीजें होती हैं। पोलराइजेशन में दो चीजें होती है, एक पोलराइजिंग पावर होती है और एक होता है पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजिंग पावर क्या होती है, पोलराइजिंग पावर का मतलब होता है ये कैटाइन की एबिलिटी है एनाइन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींचने की। जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी कैटाइन की, उतना ज्यादा कोवलेंट करेक्टर बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि जो भी नेगेटिव चार्ज एनाइन पे है उसको कैटाइन अपनी ओर खींचने लग जाएगा, मतलब शेयर करवा रहा है। यदि वो शेयर करवाएगा तो कोवलेंट करेक्टर बढ़ जाएगा। क्लियर है बेटा। तो पोलराइजिंग पावर जो है मेनली होती कैटाइन की है, लेकिन एक्चुअल सेंस में कोई पूछे कि पोलराइजिंग पावर सिर्फ कैटाइन के अंदर होती है या एनाइन के अंदर भी होती है, तो दोनों में होती है। क्योंकि पोलराइजिंग पावर का मतलब क्या है, सामने वाले के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींचना। अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कोई अपनी ओर कैसे खींचेगा, न्यूक्लियस खींचेगा अपनी ओर, तो न्यूक्लियस तो दोनों में। लेकिन कैटाइन में साइज छोटा है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचता है, तो उसकी डोमिनेटिंग होती है। इसलिए हम बोलते हैं कि पोलराइजिंग पावर ऑफ this one cation is more dominating in nature. Now more the polarizing power, more the covalent character. अब पोलराइजिंग पावर किन दो फैक्टर पे डिपेंड करेगी, चार्ज पे और साइज पे। चार्ज ज्यादा तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा, साइज छोटा तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा। साइज छोटा हुआ तो नजदीक से इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचेगा तो ज्यादा खींचेगा। तो पोलराइजिंग पावर डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स, दैट इज चार्ज एंड साइज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। अब हमारे पास आती है एक टर्म जैसे बोलते हैं आयनिक पोटेंशियल। आयनिक पोटेंशियल होता है इट इज इक्वल टू चार्ज ऑन द कैटायन अपॉन साइज ऑफ द एनायन। जिसका आयनिक पोटेंशियल ज्यादा होगा उसकी पोलराइजिंग पावर भी ज्यादा होगी। आप याद करो डायगोनल रिलेशनशिप में मैंने आपको बताया था, क्या जो वन शॉट बनाया था पीरियोडिसिटी का, उसमें भी बताया था और लॉन्ग में भी बताया है कि डायगोनल रिलेशनशिप जिन कंपाउंड्स के बीच होती है उनके कैटाइंस में आयनिक पोटेंशियल की वैल्यू लगभग समान होती है। Now, next thing, polarizability. Polarizability का मतलब क्या होता है? It is the ability of an anion to get polarized towards the cation.
किसी की ओर झुक जाना इज पोलराइजेबिलिटी, किसी को अपनी ओर झुका लेना इज पोलराइजिंग पावर। अब जितना ज्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी उतना ज्यादा एनाइन अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कैटाइन की तरफ बढ़ा देगा, मतलब फिर से कोवलेंट करेक्टर बढ़ जाएगा। अब पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी दोनों को मिला के जो फिनोमिना होता है उसे बोलते हैं पोलराइजेशन। नाउ पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवलेंट करेक्टर। नाउ बच्चों, फजन्स रूल बोलता है फैक्टर अफेक्टिंग पोलराइजेशन, साइज ऑफ कैटाइन। अब तुमको दुनिया को पता है साइज ऑफ कैटाइन यदि कम होगा तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा, क्योंकि कैटाइन की पोलराइजिंग पावर बढ़ जाएगी। पोलराइजिंग पावर बढ़ने का मतलब पोलराइजेशन ज्यादा। पोलराइजेशन होता क्या है, पोलराइजेबिलिटी और पोलराइजिंग पावर दोनों मिला के जो फिनोमेना होता है, मतलब कुल मिला के कैटाइन एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींचता है, इस पूरी प्रक्रिया को हम पोलराइजेशन बोलते हैं। इस दौरान जो जो होता है उसको अपन पोलराइजेशन बोलते हैं। तो भाई ये प्रक्रिया तब ज्यादा होगी जब कैटाइन अपनी ओर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा खींचेगा, ऑब्वियस सी बात है साइज के इनवर्स रिलेशनशिप में हो जाएगा और चार्ज के डायरेक्ट रिलेशनशिप में हो जाएगा। जैसे बेरिलियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम क्लोराइड में सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर बेरिलियम प्लस प्लस की होगी, तो उसका कोवलेंट करेक्टर भी सबसे ज्यादा होगा। सोडियम प्लस, मैग्नीशियम प्लस 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 एसआई प्लस 4 में, अब ये चार्ज हो गया बेटा, जिस पे चार्ज ज्यादा है उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, तो एसआई प्लस 4 की पोलराइजिंग पावर ज्यादा है तो उसका कोवलेंट करेक्टर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। SiCl4 ज्यादा कोवलेंट होता है एज कम्पेयर टू AlCl3 एज कम्पेयर टू MgCl2 एज कम्पेयर टू NaCl। ठीक बेटा, अब अपन आ जाते हैं साइज ऑफ द एनाइन। तो बेटा एनाइन का साइज जितना बड़ा उतना ज्यादा पोलराइजेबिलिटी होगा, और जितना ज्यादा पोलराइजेबिलिटी होगा उतना ज्यादा कोवलेंट करेक्टर होगा। एक हुआ चार्ज, अब दूसरा एक हुआ साइज, किसका, एनाइन का। एनाइन का साइज बड़ा तो एनाइन आसानी से पोलराइज हो जाएगा सामने वाले की तरफ। ठीक है बेटा, तो पोलराइजेबिलिटी ऑफ द एनाइन विल बी मोर इफ इट्स साइज इज मोर। और यदि चार्ज उस पर बढ़ेगा, तो चार्ज यदि बढ़ा तो अगेन साइज जो है बढ़ जाएगा। तो बेटा पोलराइजेबिलिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होती है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही साइज की होती है। ठीक है बेटा, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कैटाइन कैसे अफेक्ट करता है, तो बेटा जहां सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है वहां पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है। जैसे NaCl और CuCl को ले लिया जाए तो Cu प्लस और Na प्लस का साइज लगभग बराबर है, लेकिन पोलराइजिंग पावर Cu प्लस की ज्यादा होती है। इसलिए क्योंकि Cu प्लस में 10 इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में होते हैं और डी सबशेल के इलेक्ट्रॉन कभी भी अच्छी शील्डिंग नहीं करते हैं। उनकी अच्छी शील्डिंग नहीं करने के कारण न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव पावर ज्यादा बनी रहती है और पोलराइजिंग पावर ज्यादा रहती है। तो सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में भी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। CuCl इज मोर कोवलेंट व्हेन कंपेयर टू द NaCl. Now, application of polarization to determine covalent and ionic character in a molecule. अभी समझा दिया आपको। वैसे मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता दूं, आपको कभी भी आयनिक और कोवलेंट करेक्टर निकालना हो तो सबसे बढ़िया 99.9% केसेस में एप्लीकेबल है डेल्टा EN। मोर द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर द आयनिक करेक्टर, सिंपल सिंपल लिटिल स्टार। समझ ला, इसको लगाओ। ये पोलराइजेशन और इसमें आप काफी ज्यादा कंफ्यूज भी हो जाते हो, तो इससे आपका ये चीज खत्म हो जाएगी। और जो चीज ज्यादा आयनिक है वो कम कोवलेंट है, ऑब्वियस सी बात है ना। फिर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, अरे भाई जब पोलराइजेशन बढ़ेगा तो चार्जेस कम हो जाएंगे, क्योंकि चार्ज तो शेयर हो गए। जब चार्ज कम हो जाएंगे तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट गिर जाएगा। सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी पोलराइजेशन। नाउ सॉल्युबिलिटी, यदि आयनिक करेक्टर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, और आयनिक करेक्टर गिरेगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। अब पोलराइजेशन बढ़ने से कोवलेंट करेक्टर बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। तो पोलराइजेशन बढ़ने से आयनिक करेक्टर कम हो गया, आयनिक करेक्टर कम हुआ तो सॉल्युबिलिटी कम हो गई। समझ ला, इसका एक सुंदर सा एग्जांपल ये दिया है AgF, AgCl, AgBr, AgI। इसमें आप देखो लार्ज साइज आयोडाइड है जबकि छोटा सा फ्लोराइड है, तो पोलराइजेशन ज्यादा आयोडाइड का होगा। इसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा आयोडाइड की होगी, इसकी वजह से AgI में ज्यादा पोलराइजेशन होगा, उसका कोवलेंट करेक्टर ज्यादा होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। करेक्ट है बेटा, हो गया। नाउ अब हम आते हैं थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड हैविंग पॉलीएटॉमिक एनायन। सुनो मेरी बात को ध्यान से सुनना आप लोग। देखो अब चूंकि ये वन शॉट है तो आपके पास समझने का बहुत ज्यादा समय नहीं है ना, तो मैं आपको अभी के अभी बता देता हूं, याद रखना। देखो, सल्फेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, डाइक्रोमेट, ठीक है, और सल्फेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, नाइट्रेट, नाइट्राइट,
ओजोनाइड, नहीं, सुपर ऑक्साइड, परऑक्साइड, ओजोनाइड, इन सब में थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है। एक लाइन में याद कर लो, इन सब में थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है। सल्फेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, नाइट्रेट, नाइट्राइट, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, ओजोनाइड, डाइक्रोमेट, इससे आपका एग्जाम में काम बन जाएगा। मैं बता रहा हूँ एग्जाम में सिर्फ कार्बोनेट आने वाला है, लेकिन फिर भी आप अपनी सेफ्टी के लिए ये सब याद कर लो, ठीक। अब इन सब में थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है, करेक्ट है। अब हम चलते हैं दूसरे वाले पे, अब हम चलते हैं काय पे, इसके बाद ये होगी थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती है। अब हम आते हैं काय पे, छोटे वाले एनाइंस पे, मतलब मोनो एटमिक एनाइंस पे। अब ध्यान से सुनना, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्राइड, ऑक्साइड, हाइड्राइड, इन सब में थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप कम होती है। वैसे कहने को ये था कि पॉलीएटमिक एनाइंस में थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है, मोनोएटमिक एनाइंस में थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप गिरती है। लेकिन उतना सारा समझाने का समय नहीं है, आप इसको डायरेक्टली याद कर लो। जिनका एग्जाम है 10-12 दिन बाद उनके लिए भी ठीक है, और जिनका कल एग्जाम है उनके लिए भी ठीक है, करेक्ट है बेटा। चलो, तो इसी के साथ ये आयनिक कंपाउंड वाला टॉपिक खत्म हुआ। एग्जाम्पल्स आप देख लेना, जो मैंने बोला है उससे सब एग्जाम्पल आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है बेटा। अच्छा, अब हम आते हैं कोवलेंट बॉन्ड पे। तो कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड इज अ बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ, लेट मी चेक कितना समय हुआ है अभी आपको पढ़ाते हुए। ओके, ठीक है। द कोवलेंट बॉन्ड इज अ बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, ठीक है ना। म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। यदि 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। यदि और एक बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड होगा जो कि सिग्मा बॉन्ड होगा। यदि 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, 2 बॉन्ड बनेंगे, एक सिंगल होगा, एक मतलब एक सिग्मा होगा, एक पाई बॉन्ड होगा। यदि 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो 3 बॉन्ड बनेंगे, एक सिग्मा होगा और 2 पाई होंगे, ठीक है बेटा। अब कोवलेंट बॉन्ड बनने की बहुत सारी बातें होती है। कोवलेंट बॉन्ड बनने के लिए 2 एटम के ऑर्बिटल को पास पास आना पड़ता है, उनमें ओवरलैपिंग होनी चाहिए, और उसके बाद में कोवलेंट बॉन्ड बनने की शर्त कभी भी ऑक्टेट का कंप्लीशन नहीं होता है। कोवलेंट बॉन्ड बनने के लिए सिर्फ ऑर्बिटल का कंप्लीशन ही हो जाए, ये काफी है। समझ रहे? इस टाइप की बातें जो है कोवलेंट बॉन्ड में करते हैं। कोवलेंट बॉन्ड का डायरेक्शनल नेचर होता है, जब भी ऑर्बिटल आकर के एक दूसरे से संपर्क करते हैं तो उनको एक निश्चित दिशा से ही ओवरलैप करना चाहिए, वरना कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन ब्ला 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 नहीं हो पाएगा, ठीक है। कोवलेंसी का क्या मतलब होता है? कोवलेंसी का मतलब होता है इट इज द एबिलिटी ऑफ समवन, इट इज द एबिलिटी ऑफ अ एटम टू फॉर्म नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जांपल PCl5 में 5 बना रहा है तो कोवलेंसी 5 हो जाएगी, PCl3 में 3 बना रहा है 3 हो जाएगी, IF7 में 7 बॉन्ड बना रहा है तो 7 हो जाएगी कोवलेंसी। तो इस तरीके से कोवलेंसी शब्द डिफाइन होता है। फिर एक आता है वेरिएबल वैलेंसी इन दी कोवलेंट बॉन्ड। तो क्या होता है बेटा, कई एटम्स में जिनमें डी ऑर्बिटल खाली पड़े होते हैं, वहां पे हमको वेरिएबल वैलेंसी देखने को मिल जाती है। जैसे कि देखो, वेरिएबल वैलेंसी में कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। Variable valency are shown by those elements which have empty orbital in the outermost shell. Lone pair electron gets excited in the upper level subshell. Lone pair जो होता है नीचे से ऊपर की ओर चला जाता है, और ऊपर की ओर जाकर के लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो अपन अपनी वैलेंसी को एक्सीड कर सकते हैं। क्योंकि हमको पता है कि बॉन्ड बनाने के लिए, कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए एटम जो कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है उसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे। जैसे नाइट्रोजन 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, क्योंकि जो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो 5 नहीं बना सकता क्योंकि उसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, लेकिन फॉस्फोरस 5 बना सकता है। क्यों? क्योंकि फॉस्फोरस में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी है। यदि वो एक को एक्साइट कर दे तो ऊपर डी ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है तो वो उसमें जा सकता है, जबकि सेकंड पीरियड के मेंबर में ऊपर डी ऑर्बिटल होता नहीं है तो ऊपर इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो इसलिए क्या होता है कि कहीं पर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स पीरियड के मेंबर में तो वैलेंसी एक्सीड हो जाती है, लेकिन सेकंड पीरियड के मेंबर्स में हमें वैलेंसी एक्सीड करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है बेटा। नाउ
If an element shows odd or even valency in ground state, then it will show odd or even valency in the excited state also. नेचुरल सी बात है यार, जैसे कि अब तू सोच कि क्लोरीन है, अब क्लोरीन के अंदर ऑड वैलेंसी है, 1 है ना, ऑड है। अब उसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया ऊपर, यदि इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया तो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो नेक्स्ट वैलेंसी 3 होगी। एक और एक्साइट किया तो 2 नए हो गए, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए तो 5 हो गई, एक और किया तो 7 हो गई। तो इसका मतलब ऑड थी, ऑड ही रही। अब यही सल्फर ले ले, सल्फर में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन थे शुरू से ग्राउंड स्टेट में, तो उसकी जो वैलेंसी थी 2 थी। अब तुमने एक इलेक्ट्रॉन को ऊपर एक्साइट किया तो अब 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए तो वैलेंसी 4 हो गई भाई। अब एक और एक्साइट किया तुमने तो वैलेंसी 6 हो गई, तो इवन थी तो इवन ही रही। तो ग्राउंड स्टेट में जो वैलेंसी ऑड है तो वो एक्साइटेड स्टेट में भी ऑड रहती है, और यदि ग्राउंड स्टेट में इवन है तो एक्साइटेड स्टेट में भी इवन होती है। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से बेटा, ये खेल क्या है इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करने का। एक्चुअल क्या होता है कि जब कोई एटम के पास आगे खाली जगह होती है, मतलब उसके पास सब शेल खाली होता है, जैसे ये एग्जांपल ले लेते हैं, देखो फॉस्फोरस का एग्जांपल है, 3s2 3p3 यहाँ पर लिखा हुआ है, ये है, ठीक है बेटा। अब हम चाहें तो इन वाले इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके ये ऊपर भेज सकते हैं, पर इसको एक्साइट करने में कुछ एनर्जी लगेगी भाई, उसको बोलते हैं प्रमोशनल एनर्जी, समझ ला। अब क्या होता है, एक्साइट करने से नुकसान हुआ कि एनर्जी देनी पड़ी, लेकिन एक फायदा भी हो सकता है, 2 एक्स्ट्रा बॉन्ड बनेंगे। यदि ये जो 2 एक्स्ट्रा बॉन्ड बने, इनमें रिलीज एनर्जी एक्साइट करने में जो एनर्जी लगी थी उससे ज्यादा हो जाए तो वो कंपाउंड बन जाएगा, जैसे PCl5 बनता है। यही हम बोलते हैं PH5 नहीं बनता है। तो अब उसका कारण क्या होगा भाई, एक्साइट करने में जितनी एनर्जी लगी होगी उतनी 2 एक्स्ट्रा पीएच बॉन्ड बनने में रिलीज नहीं होगी, सिंपल सिंपल लिटिल स्टार। क्लियर है बेटा इतनी बात। आपने एक काम कराया, उसमें एनर्जी देनी पड़ी, दूसरे काम में एनर्जी रिलीज हुई। यदि एनर्जी रिलीज कम है एज कंपेयर टू जो एनर्जी देनी पड़ी, तो हम ऐसा नुकसान का काम क्यों करेंगे, अनस्टेबिलिटी की तरफ क्यों जाएंगे, समझ रहे हो बात को, ऐसा। अब सोचो, आगे बढ़ते हैं बेटा, सॉरी। इसके बाद देखे तो जैसे ये NCl3 बनता है, लेकिन NCl5 नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, क्योंकि उसका तो वो होता ही नहीं है, क्या कहते हैं उसको, डी ऑर्बिटल है ही नहीं एक्साइट करने के लिए। तो चूंकि डी ऑर्बिटल है नहीं एक्साइट करने के लिए, तो कैसे आगे बढ़ जाए, समझ लो। अच्छा, इसके बाद ये बोल रहा है OF2 exists but OF4 and OF6 does not exist। ऑब्वियस सी बात है यार, ऑक्सीजन जो है 2 वैलेंसी तो दिखा सकता है, लेकिन ऑक्सीजन के पास फर्दर डी ऑर्बिटल खाली नहीं है ना बेटा। तो चूंकि फर्दर डी ऑर्बिटल खाली नहीं, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकते, इसलिए OF4 OF6 नहीं बन सकता। लेकिन SF4 SF6 खूब बनता है, क्योंकि डी ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है, समझ ला। अच्छा, एक बात याद रखना, जब SF4 बनाओगे तो आपने पहली बार एक्साइटेशन किया तो SF4 बन गया, क्योंकि 2 एक्स्ट्रा अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए। तो किसी ने पूछा SF4 कौन से एक्साइटेशन के फलस्वरूप बनता है, तो बोलना फर्स्ट एक्साइटेशन। SF6 किसके फलस्वरूप बनता है, सेकंड एक्साइटेशन। समझ गए बात को। जैसे IF3 है फर्स्ट एक्साइटेशन, IF5 है सेकंड एक्साइटेशन, IF7 है थर्ड एक्साइटेशन के फलस्वरूप बनेगा। आई होप सो मैं आपको शॉर्ट में बात थोड़ी सी समझा पाया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन फॉर्म मोस्ट ऑफ द कंपाउंड इन देयर एक्साइटेड स्टेट। देखो बेटा, बेरिलियम में यदि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो 1s2 2s2 है भाई, तो वो तो कोई बॉन्ड ही नहीं बना सकता, क्योंकि उसके पास कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो एक इलेक्ट्रॉन को ऊपर एक्साइट करेगा, अब ये एक्साइटेड स्टेट हो गई उसकी, तब वो बॉन्ड बनाएगा उसमें। जैसे बोरॉन है, बोरॉन में 1s2 2s2 2p1, अब एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमने तो देखा है बोरॉन जनरली 3 बॉन्ड बनाता है, तो एक्साइटेड स्टेट में बना रहा है। कार्बन 1s2 2s2 2p2, तो कार्बन भी कौन से 2 बॉन्ड बनाता है, कार्बन भी जनरली 4 बॉन्ड बनाता है, मतलब एक्साइटेड स्टेट में बनाया। मतलब बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन जनरली बॉन्ड अपनी एक्साइटेड स्टेट में ही बनाते हैं। अब आती है बेटा कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की ब्रिलियंट थ्योरी, जिसको बोलते हैं VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको हिटलर लंदन ने दिया था, और पॉलिंग और स्लेटर ने इसको एक्सटेंड किया, एक्स्ट्रा पॉइंट दिया। ठीक, मेन पॉइंट क्या है यार कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, वही बकवास पॉइंट जो कि पहले से आप जानते हो। जब भी कोवलेंट बॉन्ड बनता है, 2 एटम पास पास आते हैं, उनके ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड होने चाहिए, उनमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट स्पिन में होने चाहिए। 2 एटम पास पास आए, वो मुस्कुराए, दिल में सारे फूल खिलाए करके एक गाना भी है ना बेटा। तो 2 एटम पास पास आए, उनके ऑर्बिटल पास पास आए, इनफैक्ट उनके अंदर एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, वो भी अपोजिट स्पिन में, पहली शर्त। ठीक, उनको पास आना पड़ेगा तभी ओवरलैपिंग होगी, उस दिशा से पास आए कि मैक्सिमम ओवरलैपिंग हो। कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन डायरेक्शनल होता है। एक्सटेंट ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन डिपेंड्स अपॉन एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर। अब इसके पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आयनिक बॉन्ड का एक क्वेश्चन मेरे से छूट गया, सुनो। यदि किसी ने बोला
स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक कंपाउंड और स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो प्लीज सी बाई लेटाइस एनर्जी। जैसे किसी ने बोला MgCl2 और NaCl, इसमें से आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ कहां ज्यादा है? MgCl2 में ज्यादा बोलना, समझे? जिसकी लेटाइस एनर्जी ज्यादा उस आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा। लेकिन यदि कोई आपसे ये पूछ ले भाई कि विच हैज मोर आयनिक कैरेक्टर, तो प्लीज सी बाई डेल्टा EN। ये दो क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से खूब बनते हैं। अब बताओ, मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम क्लोराइड में किसमें आयनिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी? ऑब्वियसली मैग्नीशियम के टकले पे 2 पॉजिटिव चार्ज, ऑक्साइड के टकले पे 2 नेगेटिव चार्ज, टोटल चार्ज 2 हो गए। मैग्नीशियम के टकले पे 2 पॉजिटिव चार्ज, क्लोराइड के टकले पे 1 नेगेटिव चार्ज, तो चार्ज ज्यादा तो लेटाइस एनर्जी ज्यादा। चार्ज इज ऑलवेज अ डोमिनेटिंग फैक्टर इन डिसाइडिंग द लेटाइस एनर्जी, भले सामने वाले का साइज छोटा हो। किसी और एग्जांपल में जैसे BAS, बेरियम सल्फाइड। अब बेरियम सल्फाइड को तुम लोगे तो बेरियम के टकले पे 2 पॉजिटिव चार्ज, सल्फाइड के टकले पे 2 नेगेटिव चार्ज। अब तुमने ले लिया लिथियम फ्लोराइड, लिथियम फ्लोराइड में साइज छोटा है, चार्ज कम है, तो लेटाइस एनर्जी किसकी ज्यादा है? लेटाइस एनर्जी जिसमें चार्ज ज्यादा उसकी ज्यादा होगी, समझ लो, भले उसका साइज बड़ा। ठीक है बेटा, मोस्ट 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 ऑफ द एग्जांपल में तो ऐसा ही है। कहीं से कोई खोज खाज के एक्सेप्शन ले आया, आई एम नॉट कंसर्न विद दैट। अपन को तो एग्जाम निकालना है, PhD नहीं करनी है फालतू के एक्सेप्शंस की। ठीक, चलो अब बेटा वापस आ जाए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे। तो नेचर ऑफ ऑर्बिटल की बात चल रही थी। तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग दो चीजों पर डिपेंड करती है। एक है नेचर ऑफ द ऑर्बिटल। जैसे जैसे एज द वैल्यू ऑफ n इंक्रीजेस बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। भाई जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू डिक्रीज होगी, वैसे वैसे बॉन्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। जैसे 1s overlapping is more effective than 1s, 2s is more effective than 2s, 2s is more effective than 2s, 3s is more effective than 3s, 3s। समझ ला क्वांटम नंबर। दूसरा आता है डायरेक्शनल नेचर। पहला क्या आया? क्वांटम नंबर। दूसरा क्या आया? डायरेक्शनल नेचर। यदि भाई डायरेक्शनल नेचर ज्यादा है, नेचर ऑफ ऑर्बिटल में ही आएगा पॉइंट। मोर द डायरेक्शनल नेचर मोर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, ये वाला पॉइंट। पीडीएफ में डायरेक्शनल नेचर होता है, एस ऑर्बिटल तो गोलू होता है, इसमें तो डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हर दिशा में बराबर होता है, तो उसमें डायरेक्शनल नेचर नहीं होता है, समझ ला। जबकि पीडीएफ में डायरेक्शनल नेचर होता है। जितना ज्यादा डायरेक्शनल नेचर होगा भाई, उतनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, समझे? अब समझो बात को। यदि मान लो आप कोई एग्जाम्पल ले लो जिसमें क्वांटम नंबर सेम है, कोई ऐसा एग्जाम्पल ले लो जिसमें क्वांटम नंबर सेम है, जैसे कि ये एग्जाम्पल चमक रही है यहाँ पे। और एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है 2p 2p 2s 2p और 2s 2s। भाई जिसमें डायरेक्शनल नेचर ज्यादा, उसकी एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होगी। तो 2p 2p मोर देन 2s 2p मोर देन 2s 2s। अब नेचुरली आपके दिमाग में एक सवाल आ ही गया होगा कि सर यदि किसी केस में क्वांटम नंबर कम है लेकिन डायरेक्शनल नेचर कम है, अब बताओ आप उसकी स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होगी कि कम होगी? तो इसका आंसर ये है, मोर डोमिनेटिंग फैक्टर होता है क्वांटम नंबर। समझे बात को? मोर डोमिनेटिंग फैक्टर है क्वांटम नंबर। भले डायरेक्शनल नेचर कम हो, यदि क्वांटम नंबर कम है तो उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा आएगी। जिन लोगों ने डिटेल में पढ़ा है उनको मेरी बात बहुत जल्दी जल्दी समझ में आ रही होगी। जिन्होंने डिटेल में नहीं पढ़ा है उनके एग्जाम देने में भी बहुत समय बाकी है। तो प्लीज 20 लेक्चर केमिकल बॉन्डिंग के ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं, 3-4 और रिकॉर्ड करूंगा अभी, आप उसको देख लें। IIT JEE नीट जो दोगे सब निकल जाएगी, ठीक है ना? आगे बढ़ते मैडम। नाउ नेचर ऑफ ओवरलैपिंग। अब पहला क्या हो गया? पहला हो गया आपका पॉइंट, जो फर्स्ट पॉइंट था ओवरलैपिंग डिपेंड्स अपॉन, तो पहला था नेचर ऑफ ऑर्बिटल। नेचर ऑफ ऑर्बिटल में 2 पॉइंट आए, क्वांटम नंबर और डायरेक्शनल नेचर। अब दूसरा आ गया नेचर ऑफ ओवरलैपिंग। भाई ओवरलैपिंग दो टाइप की हो सकती है, कोएक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग इज मोर। कोएक्सियल मतलब अलोंग द एक्सिस, जैसे कि आपको ऊपर 2 दिखाई दे रही है, जिसमें आप देखो स्पेशली पीपी वाली ओवरलैपिंग जो आपको दिखाई दे रही है अपनी एक्सेस के अलावा। मान लो पीएक्स ऑर्बिटल है, तो दोनों एक्सेस के अलावा ओवरलैपिंग हो रही है, इसको बोलते हैं कोएक्सियल ओवरलैपिंग। फिर एक होती है कोलैटरल ओवरलैपिंग, अपने एक्सेस के परपेंडिकुलर ओवरलैपिंग, जैसे कि ये वाली होगी भाई। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन की एक्सेस ये वाली है भाई, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैपिंग हो रही है। तो इस टाइप की ओवरलैपिंग को हम बोलते हैं कोलैटरल ओवरलैपिंग, समझ ला। तो भाई जो कोएक्सियल ओवरलैपिंग होती है उससे बनता है सिग्मा बॉन्ड, जो कि मजबूत बॉन्ड होता है। जो कोलैटरल ओवरलैपिंग होती है उससे बनता है पाई बॉन्ड, जो कि रिलेटिवली कम मजबूत बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड की क्या विशेषताएं होती है? सिग्मा बॉन्ड डायरेक्शनल होता है नेचर में, एक बार ठीक है, सिंगल बॉन्ड है।
maximum overlapping is possible between the electron cloud and hence the bond is more stronger as compared to the pi bond. सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो फ्रीली रोटेट कर जाता है. आगे चल के आप कन्फर्मेशनल आइसोमर वगैरह पढ़ोगे, वहां पर देखोगे, जो लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उन्हें आइडिया होगा कि सिंगल बॉन्ड फ्रीली रोटेट हो जाता है जबकि पाई बॉन्ड में फ्री रोटेशन नहीं होता है. नाउ एसएस ओवरलैपिंग नॉन डायरेक्शनल होती है, ऑब्वियसली नॉन डायरेक्शनल होगी, है ना, क्योंकि वहां कोई डायरेक्शन होता ही नहीं है ना, एक एस ऑर्बिटल का डायरेक्शन ना दूसरे का, है ना. अब एसपी ओवरलैपिंग की एक विशेषता होती है बेटा कि जो एस ऑर्बिटल होता है उसकी तो अपनी कोई डायरेक्शन नहीं हो, तो किसी भी डायरेक्शन से बॉन्ड बना लेता है. तो वो सामने वाले से पूछता है भैया आपकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की डायरेक्शन है हम उसी तरफ से आ जाते हैं, तो बॉन्ड बन जाएगा. और एस ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाता, सदैव सिग्मा बॉन्ड बनाता है. समझ ला, क्लियर है बेटा इतनी बात. अब चलो पाई बॉन्ड की बात करते हैं. पाई बॉन्ड साइड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है, कोलेटरल ओवरलैपिंग से बनता है, ये बात पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है. तो जो ओवरलैपिंग होती है वो कम होती है साइड ऑन ओवरलैपिंग, इसलिए स्ट्रेंथ ऑफ द पाई बॉन्ड इज रिलेटिवली लेसर. ठीक है बेटा, एक बात याद रखना आप कि जैसे कि मान लो जे पाई बॉन्ड बना, ठीक है बेटा, तो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेस कौन सी है, ये वाली है. ये कौन सी एक्सेस है, एक्स एक्सेस है. और पाई बॉन्ड किस एक्सेस के अलोंग बनेगा, तो वाई के अलोंग बनेगा, जेड के अलोंग बनेगा. समझ लो बात को. तो द थिंग इज परपेंडिकुलर टू द डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेस पाई बॉन्ड बनता है. ठीक है, अब सुनना आप मेरी बात को ध्यान से, ये चीजें तो मैं आपको समझा लूंगा, मेरी बात को ध्यान से सुनना मेरे भाई. इसको देखो आप लोग, मैं कुछ बात आपसे कह रहा हूं. यदि दो ऑर्बिटल जैसे कि यदि एस ऑर्बिटल है, पहली बात समझ लो, यदि एस ऑर्बिटल है तो सिर्फ एक ही बॉन्ड बन सकता है, यदि बना तो सिग्मा बॉन्ड बने. एस और एस में ओवरलैपिंग हो रही है तो कोई डायरेक्शन की चिंता ही नहीं है, किसी भी एक्सेस पे चले आओ, कोई टेंशन नहीं है, ओवरलैपिंग हो जाएगी. लेकिन एस ऑर्बिटल और पी एक्स के बीच यदि बॉन्ड बना तो भैया पी एक्स एक्स एक्सेस के अलॉन्ग आना पड़ेगा. एक्सेस ऑफ ओवरलैपिंग वो डिसाइड करेगा जो सामने वाला ऑर्बिटल है. अब एस के सामने जो सामने वाले ऑर्बिटल की एक्सेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसी के अलॉन्ग बॉन्ड बन सकता है. एस के सामने एस खड़ा था, सामने वाले की कोई डायरेक्शन ही नहीं थी, तो बोले कभी किसी भी डायरेक्शन चले आओ भैया बॉन्ड बन जाएगा. एस के सामने पी एक्स खड़ा है तो सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा एस का, पाई बॉन्ड कभी बन ही नहीं सकता एस का. तो बेटा जो ओवरलैपिंग होगी वो पी एक्स एक्सेस के अलॉन्ग होगी. यदि कोई बोले एस ऑर्बिटल और पी एक्स ऑर्बिटल के बीच अपन को बॉन्डिंग करनी है वाई एक्सेस के अलॉन्ग, कौन सा बॉन्ड बनेगा, आप कह देना कोई सा बॉन्ड नहीं बनेगा. मतलब एस ऑर्बिटल सदा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और उसकी एक्सेस जो होगी बॉन्डिंग की वो होगी जो सामने वाले ऑर्बिटल की एक्सेस है. अब एस यदि एस के सामने है तो कोई एक्सेस नहीं है, एस यदि पी एक्स के सामने है तो एक्स एक्सेस होगी, पी वाई के सामने है तो पी वाई होगी, पी जेड के सामने है तो पी जेड एक्सेस होगी, और यदि कोई और एक्सेस हुई तो खेलेगा ही नहीं, कोई बॉन्ड नहीं बनेगा. समझ ला. इसके बाद यदि दो ऑर्बिटल जो कि पी ऑर्बिटल हैं, यदि वो अलग अलग प्रकार के हुए, जैसे एक का नाम पी एक्स एक का नाम पी वाई, किसी भी एक्सेस के अलॉन्ग आ जाओ कभी जिंदगी में बॉन्ड नहीं बनेगा. तुम अलग हम अलग, तुम पी एक्स तुम पी वाई, हमारा बॉन्ड नहीं बन सकता. क्लियर है बेटा इतनी बात, हमारा बॉन्ड नहीं बन सकता. तुम बिल्कुल अलग टाइप के हो, हम बिल्कुल अलग टाइप के, तो पी एक्स और हम पी वाई है, हमारा कोई बॉन्ड नहीं बन सकता. करेक्ट इतनी बात. उन्होंने बोला भाई साहब देख लो कोई बीच का रास्ता हो, तो बोले कोई रास्ता नहीं है, किसी भी एक्सेस के अलॉन्ग चले आओ बॉन्ड नहीं बन पाएगा. तो पी एक्स और पी वाई और पी जेड और पी एक्स और पी जेड के बीच नो बॉन्ड इज फॉर्म. समझ ला, किसी भी प्रकार का बॉन्ड नहीं बनेगा. अब पी एक्स है, यदि एक्सेस के अलॉन्ग ही आए, एक्सेस के अलॉन्ग ही आए तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा. यदि वाई और जेड एक्सेस के अलॉन्ग आ गए तो पाई बॉन्ड बन जाएगा. आई होप सो मैं आपको बात समझा पाया. यही सारे फैक्टर हैं जो इसमें अब आपको देखने हैं. इसी के साथ वीबीटी हुई खत्म बच्चों. अब हम आते हैं नए पॉइंट पे जिसको हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन. लेकिन चूंकि 1 घंटे का लेक्चर कंप्लीट हो चुका है और मुझे अपलोड करने में इसमें फिर प्रॉब्लम आती है थोड़ी सी, इतना टेक्निकली मैं मतलब एडवांस नहीं हूँ, तो मैं इस क्लास को अभी यहाँ बंद करता हूँ, फिर 1 घंटे की रिकॉर्डिंग करता हूँ और फिर उसको नेक्स्ट क्लास में ऐसे करते करते 3-4 घंटे में मैं पूरा केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर रिकॉर्ड कर दूंगा. आप उसको 1 शॉट मान लो या फिर 1-1 घंटे के 4 शॉट मान लो, वो आपकी इच्छा है. ठीक है, थोड़ी देर बाद फिर से रिकॉर्डिंग करता हूँ.